हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बाहर से जैसे दिखते हैं वैसा उनका स्वभाव अंदर से क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोग बिना बोले भी हमें प्रभावित कर जाते हैं और कुछ की बातों का हम पर कोई असर नहीं होता? हम बार बार क्यों धोखा खाते हैं और क्यों कुछ लोग हमारा भरोसा इतनी आसानी से जीत लेते हैं? इन सवालों का जवाब इस किताब में छिपा है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी परतों को उजागर करती है। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे लोग सोचते कुछ हैं और दिखाते कुछ और हैं। यह किताब हमें दूसरों की चाल, इरादों और भावनाओं को पढ़ना सिखाती है और साथ ही हमें अपने अंदर छिपी कमजोरियों को भी पहचानने की ताकत देती है। यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपको खुद को और दूसरों को बेहतर समझने की दिशा में ले जाएगा। क्योंकि जब आप इंसानों के स्वभाव को गहराई से समझने लगते हैं तो आप केवल दर्शक नहीं रहते, आप एक खिलाड़ी बन जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इंसानी स्वभाव को जानने की इस रोचक और जागरूकता भरी यात्रा को। चैप्टर 1, असामान्यता का कानून, हमारी भावनाओं का असली खेल। हम अक्सर खुद को समझदार और तर्कशील मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम इंसान भावनाओं के गुलाम होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के पहले अध्याय में बताते हैं कि हमारे फैसले ज्यादातर तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से प्रभावित होते हैं। चाहे हम खुद को कितना भी बुद्धिमान और सोच समझकर निर्णय लेने वाला समझें, लेकिन हमारी अंदरूनी भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, जलन, मोह और लालच हमारे व्यवहार और सोच पर गहरा असर डालती है। हम पहले महसूस करते हैं, फिर उस भावना को तर्क से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। यह मानसिक प्रक्रिया हमें अक्सर अविवेकी या इरैशनल बनाती है। इतिहास इसका जीवंत उदाहरण है। रॉबर्ट ग्रीन एक उदाहरण देते हैं प्राचीन एथेंस का, जहां जनता ने एक भावनात्मक उन्माद में आकर युद्ध का समर्थन किया जो उनकी तबाही का कारण बना। लोगों की भावना थी कि हमें बदला लेना है, ताकत दिखानी है, लेकिन उन्होंने तर्कशील सोच को नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप पूरी सेना हार गई और राज्य पतन की ओर चला गया। इसी तरह आज भी हम अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी लिए गए भावनात्मक फैसलों की वजह से नुकसान उठाते हैं। गुस्से में बोलना, जलन में किसी की सफलता को नापसंद करना, डर की वजह से अवसरों को खो देना और भीड़ के दबाव में बह जाना, ये सभी उदाहरण हैं जब हम अपनी भावनाओं से बंधे रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हमें अपने इरैशनल स्वभाव को समझना और उसे काबू में करना होगा। इसका पहला कदम है खुद को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना। जब कोई भावना जैसे गुस्सा या जलन उभरती है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद से सवाल करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। रोजाना के अनुभवों को ध्यान से देखना और समझना कि किन परिस्थितियों में हम सबसे ज्यादा इरैशनल हो जाते हैं, हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। इसके अलावा हमें अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना चाहिए। क्या कोई खास इंसान, घटना या परिस्थिति हमें हमेशा उकसाती है? जब हम इन ट्रिगर पॉइंट्स को जान लेते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही हमें अपने निर्णयों को तात्कालिक भावनाओं से ऊपर उठाकर लंबे समय के नजरिए से देखना सीखना होगा। अक्सर हम छोटी छोटी खुशियों या गुस्से में फैसले कर बैठते हैं जो बाद में हमें पछतावा देते हैं। इसीलिए हर निर्णय पर सोच समझकर और धैर्यपूर्वक विचार करना आवश्यक है। रॉबर्ट ग्रीन यह भी सुझाव देते हैं कि हम एक जर्नलिंग की आदत डालें, यानी अपने दैनिक अनुभवों, भावनाओं और निर्णयों को लिखें। इससे हम अपनी इरैशनल टेंडेंसीज को समझ सकेंगे और उन्हें सुधारने के रास्ते खोज सकेंगे। साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि सिर्फ हम ही इरैशनल नहीं होते, बल्कि हर इंसान की अपनी भावनात्मक कमजोरियां होती हैं। इसलिए जब कोई हमारा आलोचना करता है या हमें गुस्सा दिलाता है तो सीधे प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस पूरे अध्याय से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है कि भावनाएं हमारी सोच का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली हिस्सा हैं। जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे और नियंत्रित नहीं करेंगे, वे हमें नियंत्रित करती रहेंगी। जो लोग अपनी इरैशनैलिटी को पहचानकर उस पर काबू पाते हैं, वे ही असली समझदार इंसान होते हैं। अगली बार जब भी आप गुस्से में हों, जलन महसूस कर रहे हों या कोई इंपल्सिव निर्णय लेने लगे, तो रुक कर सोचें, क्या यह फैसला मेरा तर्क है या मेरी भावना?
यही पहला कदम है इंसानी नेचर को समझने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। चैप्टर 2, आत्ममुग्धता का नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान का अंदरूनी स्वार्थी पक्ष। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान का स्वभाव स्वाभाविक रूप से नार्सिसिस्टिक होता है, यानी हम सब में एक गहरा स्वार्थ होता है और हम खुद को केंद्र में रखना चाहते हैं। यह नार्सिसिज्म केवल दिखावे या घमंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार और रिश्तों के पीछे की एक बुनियादी भावना है। हर इंसान चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, उसकी तारीफ हो और उसकी मौजूदगी को महसूस किया जाए। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि यही भावना हमारे संबंधों और समाज में हमारी सफलता या असफलता को तय करती है। अधिकांश लोग खुद को नार्सिसिस्ट नहीं मानते, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सभी में कुछ हद तक यह प्रवृत्ति मौजूद होती है। इस अध्याय में लेखक ने इसे एक स्पेक्ट्रम की तरह बताया है। एक ओर कुछ लोग अपने आप में इतने खोए होते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस नार्सिसिज्म को इतनी कुशलता से छुपा लेते हैं कि वे बहुत प्रभावशाली और आकर्षक लगते हैं। नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह हमें असली सच देखने से रोकती है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में डूबे रहते हैं, तो हम दूसरों के दृष्टिकोण, उनकी भावनाओं और उनके इरादों को समझ नहीं पाते। इससे रिश्तों में दरारें आती हैं और हम दूसरों को गलत समझने लगते हैं। कई बार लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का फायदा उठाते हैं और बिना जाने हम भी ऐसे लोगों की चालों में फंस जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि नार्सिसिज्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर के नार्सिसिस्ट को पहचानना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर छुपी हुई स्वार्थी इच्छाओं, खुद से प्यार करने और दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर दिखाने की प्रवृत्ति को समझना होगा। जब हम खुद की कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखा सकते हैं। लेखक ने इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि हम अपने आसपास के लोगों के नार्सिसिस्टिक स्वभाव को भी समझें। हर व्यक्ति अलग तरीके से अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति दिखाता है। कुछ लोग खुलेआम अपने स्वार्थी व्यवहार को जाहिर करते हैं, जबकि कुछ इसे छुपाकर दूसरों को प्रभावित करते हैं। यदि हम इन व्यवहारों को समझ लें तो हम खुद को बचा सकते हैं और बेहतर संबंध बना सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें एक सलाह देते हैं कि हम अपने स्वार्थी स्वभाव को सकारात्मक रूप में बदलें। उदाहरण के लिए, खुद को पसंद करना और अपनी ज़रूरतों को समझना ज़रूरी है, लेकिन इसे दूसरों के सम्मान और सहानुभूति के साथ संतुलित करना चाहिए। इस संतुलन को पाने से हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में ज़्यादा सफल और खुशहाल हो सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अपने आप को समझना और स्वीकारना ही सबसे पहली और बड़ी ताकत है। जब हम खुद से ईमानदार होते हैं, तो हम दूसरों की कमजोरियों को भी बेहतर समझ पाते हैं, और यही समझ हमें न केवल बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि हमें दूसरों को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। अंत में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि नार्सिसिज्म को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं और ना ही जरूरी है, बल्कि इसे समझना और नियंत्रण में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने और दूसरों के नार्सिसिस्टिक स्वभाव को समझ जाते हैं, तो हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता के स्तर पर पहुंच जाते हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर और संतुलित बनाता है। चैप्टर 3, भूमिका निभाने का नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान की छुपी हुई पहचान। हम जो लोग सामने दिखते हैं, वे अक्सर हम जैसे नहीं होते। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान अपनी असली भावनाओं और स्वभाव को छुपाकर एक तरह का रोल प्ले करता है, यानी वह एक नकली भूमिका निभाता है। यह हमारा स्वाभाविक व्यवहार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। इसीलिए हम अपनी असली पहचान छुपाकर एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। यह रोल प्ले कई तरह के होते हैं। कभी हम अपने आप को मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाते हैं, जबकि अंदर से असहाय होते हैं। कभी हम दूसरों की खुशी के लिए खुद को छोटा कर लेते हैं। इस भूमिका के पीछे हमारी गहरी इच्छा होती है कि हम समाज में स्वीकृत हों, हमें प्यार मिले और हम अकेलेपन से बच सकें। लेकिन अक्सर यह रोल हमारे लिए जाल बन जाता है और हम अपनी असली भावनाओं से कट जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हम सभी अलग अलग समय और परिस्थितियों में अलग अलग रोल निभाते हैं। एक ऑफिस में हम एक तरह के होते हैं, घर पर एक और, दोस्तों के साथ तीसरे।
यह हमारे सामाजिक व्यवहार की एक अनिवार्य तकनीक है, लेकिन जब यह हमारे स्वभाव पर हावी होने लगे तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। इस स्थिति को लेखक कहते हैं कि हम एक्टिंग करने लगते हैं, जो कि हमारे मानसिक तनाव और असंतोष का कारण बनता है। अधिकतर लोग इस रोल प्ले को बिना जाने समझे करते हैं। वे अपनी असली भावनाओं को दबा देते हैं और एक नकली चेहरा बना लेते हैं जो सामने वालों को पसंद आता है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जो लोग इंसानी स्वभाव को गहराई से समझते हैं वे दूसरों के असली भावनात्मक रोल को पहचानने में माहिर होते हैं। वे समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या दिखा रहा है और असल में वह कैसा है। यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग अपने हितों के लिए अलग अलग रोल निभाते हैं। कभी खुद को भोला भाला बनाकर दूसरों को धोखा देते हैं, तो कभी नेता या करिश्माई व्यक्ति बनने का नाटक करते हैं ताकि अपनी इच्छा पूरी कर सकें। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं कि हमें हर इंसान के पीछे छुपे इस भावनात्मक रोल को पढ़ना सीखना चाहिए। तभी हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे और गलतफहमी से बच पाएंगे। अपने व्यवहार में भी लेखक कहते हैं कि हमें अपनी नकली भूमिकाओं को पहचानना चाहिए और उनसे मुक्त होना चाहिए। जब हम अपने असली स्वभाव से जुड़ेंगे तभी हमारी जिंदगी में असली शांति और संतुलन आएगा। यह आसान नहीं होता, क्योंकि समाज और हमारी खुद की इच्छाएं हमें इस रोल प्ले में फंसा देती हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने अंदर झांकेंगे तो हम अपनी असली पहचान पा सकते हैं। इस अध्याय से हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि इंसान की प्रकृति में छुपे हुए इस रोल प्ले को समझना और नियंत्रित करना हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत सफलता के लिए अनिवार्य है। जब हम दूसरों के नकली चेहरों के पीछे के सच को पहचान लेंगे तो हम उनके साथ बेहतर संवाद कर पाएंगे और अपनी जिंदगी में सही लोगों को जगह देंगे। साथ ही खुद की असली पहचान को स्वीकार कर हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। चैप्टर 4, बाध्यकारी व्यवहार का नियम, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, हमारे आदतों और व्यवहार का नियंत्रण। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे बहुत से व्यवहार और निर्णय हमारी कंपल्सिव बिहेवियर यानी जबरदस्त आदतों और स्वचालित प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं और हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे कई फैसले हमारे अचेतन मन के प्रभाव में होते हैं। ये आदतें और व्यवहार हमारे बचपन के अनुभवों, पारिवारिक संस्कारों और अनजाने दबावों से गहरे जुड़े होते हैं। कई बार हम अपनी पुरानी आदतों को समझे बिना दोहराते रहते हैं, चाहे वे हमारे लिए नुकसानदायक क्यों न हों। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति बार बार गुस्से में आ जाता है या कोई अपनी नकारात्मक सोच को लगातार बढ़ावा देता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ये कंपल्सिव बिहेवियर हमारे दिमाग में एक तरह के पैटर्न बन जाते हैं जो हमें अपने वश में कर लेते हैं। हम जब तक इन पैटर्न्स को नहीं पहचानते और उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम उसी पुराने चक्र में फंसे रहते हैं। यह अध्याय यह समझाने की कोशिश करता है कि हमें अपने अंदर चल रहे स्वचालित व्यवहारों को पहचानना और समझना बेहद जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन सुझाव देते हैं कि हम अपने जीवन के ऐसे अनुभवों पर ध्यान दें जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व और आदतों को गढ़ा है। अक्सर हम अपने बचपन में हुए अनुभवों से जुड़े भावनात्मक जख्मों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही जख्म हमारी कंपल्सिव बिहेवियर के मुख्य कारण होते हैं। लेखक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कंपल्सिव बिहेवियर को बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमारे दिमाग की एक गहरी प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं। जब हम अपनी पुरानी आदतों और पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो हम उन्हें धीरे धीरे बदल सकते हैं। इसके लिए हमें खुद पर ईमानदारी से काम करना होगा और अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और आदतों का विश्लेषण करना होगा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हमें अपनी कंपल्सिव बिहेवियर का निरीक्षण करना चाहिए, जैसे कि हम एक बाहरी दर्शक हों। जब हम किसी स्थिति में बार बार एक ही तरह प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि इसका कारण क्या है। क्या यह हमारी पुरानी आदत है या बचपन का कोई अनुभव? इस प्रकार की जागरूकता से हम अपने व्यवहार के स्वचालित चक्र को तोड़ सकते हैं। यह अध्याय यह भी बताता है कि कंपल्सिव बिहेवियर केवल नकारात्मक नहीं होती, बल्कि कुछ आदतें हमें जीवन में स्थिरता और अनुशासन भी प्रदान करती हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब ये आदतें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और हमें नुकसान पहुंचाने लगती हैं। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि किस व्यवहार को हमें बनाए रखना है और किसे बदलना है। अंततः रॉबर्ट ग्रीन की यह सीख हमें आत्मनिरीक्षण और समझ के जरिए
अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता पाने का रास्ता दिखाती है। जब हम अपनी कंपल्सिव बिहेवियर को पहचान लेते हैं और उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची आज़ादी और सफलता पा सकते हैं। चैप्टर 5, लोभ का नियम, द लॉ ऑफ कविटसनेस। मनुष्य की लालसा और हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान की प्रकृति में एक गहरी लालसा, कविटसनेस होती है। हम हमेशा उस चीज को चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होती या जो किसी और के पास है। यह लालसा हमें आगे बढ़ने और जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करती है, लेकिन साथ ही यह हमारे लिए परेशानी और तनाव का कारण भी बनती है। हम बार बार दूसरों की सफलता, संपत्ति, रिश्तों या अवसरों को देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। यह अध्याय समझाता है कि हमारी यह लालसा एक तरह की मानसिक जंजीर है जो हमें असंतुष्ट बनाती है। हम जो कुछ भी हासिल कर लेते हैं उसकी कद्र करने की बजाय हम अगली चीज की तरफ देखने लगते हैं। कभी कभी यह लालसा इतनी बढ़ जाती है कि हम अपनी खुशी और शांति खो बैठते हैं। यह मनुष्य की फितरत का हिस्सा है कि उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि लालसा की इस प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें। जो लोग अपनी लालसाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं, वे जीवन में स्थिरता और सच्ची सफलता हासिल करते हैं। इसके विपरीत, जो लोग अपनी लालसाओं के पीछे भागते रहते हैं, वे अक्सर असफलता और निराशा के शिकार होते हैं। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि लालसा का भाव हमारे सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या करते हैं और यही ईर्ष्या हमारे रिश्तों में दरार डालती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की अपनी चुनौतियां और संघर्ष होते हैं, इसलिए दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकना या उनसे जलना सही नहीं है। लेखक एक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी लालसाओं को पहचानना और उनका विश्लेषण करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी लालसाएं हमारे लिए सच में जरूरी है और कौन सी केवल हमारे अहंकार या सामाजिक दबाव की वजह से उत्पन्न हुई है। जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझ लेते हैं, तब हम अपने जीवन को बेहतर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन यह भी बताते हैं कि लालसा को सकारात्मक रूप में बदलना संभव है। अगर हम इसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं और अपने लक्ष्यों के लिए उपयोग करें, तो यह हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा और संतोष की भावना विकसित करनी होगी। अंत में, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि लालसा इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। जो लोग अपनी लालसाओं को समझकर उन्हें संतुलित करते हैं, वे जीवन में सच्ची खुशी और सफलता पा सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की लालसा को समझना और उसे सकारात्मक दिशा देना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। तात्कालिक लाभ के पीछे भागना और दीर्घकालिक सोच की कमी। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही शॉर्ट साइटेड यानी छोटी सोच वाला होता है। हम अक्सर केवल वर्तमान के लाभ, तात्कालिक सुख और आज की जरूरतों को पूरा करने में इतने उलझ जाते हैं कि भविष्य की तस्वीर और उसके संभावित परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह आदत व्यक्तिगत जीवन, रिश्तों, व्यवसाय और यहां तक कि राजनीति तक में विनाशकारी साबित होती है। अधिकतर लोग अपने फैसले जल्दबाजी में लेते हैं, बिना सोच विचार किए, बिना दीर्घकालिक परिणामों को समझे। उदाहरण के लिए, लोग पैसा कमाने के लिए कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही ऊब या अधैर्य के कारण उसे छोड़ देते हैं, या फिर कोई रिश्ता तुच्छ कारणों से तोड़ देते हैं, बिना यह सोचे कि भविष्य में इसका मानसिक या सामाजिक प्रभाव क्या होगा। यही शॉर्ट साइटेडनेस है, सिर्फ आज देखना, कल को नजरअंदाज करना। लेखक कहते हैं कि यह प्रवृत्ति इंसान के विकास के साथ ही जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में मनुष्य को तात्कालिक खतरों से बचने के लिए तुरंत फैसले लेने पड़ते थे, जैसे कि भोजन ढूंढना या शिकार से बचना। लेकिन आज के जटिल समाज में यह आदत हमें नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि अब हमारी समस्याएं गहरी, रणनीतिक और दूरदर्शिता की मांग करती हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि जिन लोगों में दीर्घकालिक सोच होती है, वे समाज में आगे बढ़ते हैं। वे न केवल परिस्थितियों की गहराई से समझ रखते हैं, बल्कि दूरदर्शी योजनाएं भी बनाते हैं। ऐसे लोग भविष्य के लिए निवेश करते हैं, अपने ज्ञान,
रिश्तों, स्वास्थ्य और वित्तीय निर्णयों में। वे समझते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि उसे धीरे धीरे, सोच समझकर, धैर्य और अनुशासन से पाया जाता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि तात्कालिक सोच से बाहर निकलने के लिए हमें भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। हमारी भावनाएं जैसे लालच, डर, गुस्सा या अधीरता हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन जब हम इन भावनाओं से ऊपर उठकर सोचते हैं, तभी हम सच्चे रणनीतिक विचारक बनते हैं। दीर्घकालिक सोच का मतलब सिर्फ भविष्य देखना नहीं, बल्कि वर्तमान में ऐसा काम करना जो भविष्य को बेहतर बनाए। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने हर बड़े फैसले के पहले खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। इस फैसले का 1 साल बाद क्या असर होगा? क्या मैं इसे केवल अभी के फायदे के लिए कर रहा हूं? क्या मैं धैर्य रखकर कुछ बड़ा और स्थायी बना सकता हूं? इस तरह के सवाल हमारे सोचने के तरीके को विस्तृत बनाते हैं और हमें कम दृष्टिकोण से दूर ले जाते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि दीर्घकालिक सोच कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जा सकने वाली आदत है। इसे अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और अनुभव से मजबूत किया जा सकता है। जो लोग इस आदत को विकसित कर लेते हैं, वे भीड़ से अलग होते हैं और एक मजबूत, स्थिर और सफल जीवन जीते हैं। चैप्टर 7, रक्षात्मकता का नियम, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, आलोचना और चुनौती के प्रति हमारी रक्षात्मक प्रवृत्ति। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि जब भी हम आलोचना का सामना करते हैं, हमारी डिफेंसिवनेस, रक्षात्मक प्रवृत्ति स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाती है। यह एक प्राकृतिक इंसानी प्रतिक्रिया है, क्योंकि हम अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन इस रक्षात्मक प्रतिक्रिया के कारण हम अक्सर अपनी गलतियों को स्वीकार करने या सुधारने से बचते हैं, जो कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। हम सभी के भीतर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब हमें कोई नकारात्मक टिप्पणी मिलती है या हमें किसी की आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो हम तुरंत अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए पलटवार करते हैं। यह पलटवार कभी कभी गुस्से, सफाई या आत्मरक्षा के रूप में होता है। यही नहीं, हम अक्सर खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों की गलतियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी स्थिति मजबूत दिखे। लेकिन ग्रीन कहते हैं कि यह रक्षात्मक व्यवहार हमारे विकास के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन सकता है, क्योंकि यह हमें सच्चाई से दूर और असल समस्याओं से अनजान रखता है। यहाँ लेखक ने एक दिलचस्प बात कही है कि रक्षात्मकता असल में एक कमजोरी को छुपाने की कोशिश होती है। जब हम किसी आलोचना को स्वीकारने के बजाय उसे नकारते हैं या पलटवार करते हैं, तो हम अपनी कमजोरी को ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसका कारण यह है कि आलोचना हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकती है, और हमें यह डर होता है कि यदि हम अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। इसलिए हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम खुद को बचाने के लिए पलटवार करते हैं, जबकि इससे हम खुद को और मुश्किल में डाल सकते हैं। ग्रीन ने यह भी बताया कि हमारी यह रक्षात्मक प्रवृत्ति तब और अधिक बढ़ जाती है जब हमें लगता है कि हमारे बारे में कही गई बातें या आलोचना हमें कमजोर बना सकती हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो आलोचना को एक अवसर के रूप में देखता है। वह इसे अपनी आत्मविकास का हिस्सा मानता है और इससे सीखने की कोशिश करता है। जब हम आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते और उन्हें एक तटस्थ दृष्टिकोण से समझते हैं, तो हम अपने कमजोर बिंदुओं पर काम कर सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। डिफेंसिवनेस के इस स्वाभाविक व्यवहार को बदलने के लिए ग्रीन ने कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। सबसे पहले, हमें आत्म जागरूकता विकसित करनी चाहिए। जब हमें लगता है कि कोई हमारी आलोचना कर रहा है, तो हमें तुरंत पलटवार करने के बजाय खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह आलोचना सही है? क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? क्या हमारी प्रतिक्रिया सचमुच तर्कसंगत है या सिर्फ हमारी रक्षात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है? ग्रीन यह भी सुझाव देते हैं कि हमें अपने घोषित और अघोषित विश्वासों को पहचानना चाहिए। अगर हम कुछ खास मुद्दों या व्यक्तियों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारी जागरूकता की कमी का संकेत हो सकता है। जब हम अपनी असुरक्षाओं को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तब हम रक्षात्मक होने के बजाय खुले दिमाग से आलोचना को स्वीकार कर सकते हैं। चैप्टर 8, आत्मतोड़फोड़ का नियम, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, जब हम खुद अपने शत्रु बन जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु अक्सर कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं होता है।
हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वह निर्णय लेने में हो, संबंधों में हो या करियर में। यह आत्मविनाशकारी व्यवहार, सेल्फ सबोटाज, कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी सोच, विश्वास और डर का परिणाम होता है। इस अध्याय का मूल विचार यह है कि बहुत से लोग जानबूझकर तो नहीं, लेकिन अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं जो उन्हें असफलता, अपमान या दर्द की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग हमेशा ऐसे रिश्तों में फंसते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर वे जानबूझकर उन अवसरों को छोड़ देते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बना सकते थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर नकारात्मक आत्मविश्वास, अपराध बोध या बचपन की भावनात्मक चोटें गहराई से छिपी होती हैं, जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। लेखक समझाते हैं कि बचपन में यदि हमें बार बार यह महसूस कराया गया हो कि हम लायक नहीं हैं, या हमें बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा हो, तो हमारे अंदर एक गहराई से बैठा विश्वास बन जाता है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते या हमें खुश रहने का हक नहीं है। ये भावना धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू में दिखने लगती है। हम अपनी ही खुशियों और सफलता के रास्ते में खुद ही रुकावट बनने लगते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ सबोटाज के संकेत हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। कोई बार बार गलत फैसले लेता है, कोई अपनी काबिलियत पर शक करता है, तो कोई हर बार सफलता की दहलीज पर आकर रुक जाता है। इस आत्मविनाशकारी प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हमें इसे पहचानना और स्वीकार करना होगा। रॉबर्ट ग्रीन हमें सलाह देते हैं कि हम अपने आंतरिक संवाद, इनर डायलॉग, को ध्यान से सुनें। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, या मेरे लिए तो कुछ भी ठीक नहीं चलता, तो ये वाक्य हमारी सोच को कमजोर बनाते हैं और हमारे भीतर संदेह पैदा करते हैं। यह आत्मसंदेह ही धीरे धीरे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि यदि हम खुद को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम, को गहराई से देखना होगा। यह पहचानना जरूरी है कि क्या हमारी सोच हमारे अनुभवों पर आधारित है या सिर्फ डर और असुरक्षा पर। जब हम अपनी सोच और भावनाओं को तटस्थ रूप से देखना शुरू करते हैं, तभी हम आत्म-सैबोटर, आत्मविनाशक सोच को चुनौती दे सकते हैं। ग्रीन कहते हैं कि खुद को दोष देने या अपने अतीत में फंसे रहने से बेहतर है कि हम जागरूकता और आत्मस्वीकृति की ओर कदम बढ़ाएं। हमें अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझना और उनसे सीखना चाहिए। खुद के प्रति दयालु होकर और आत्मकरुणा विकसित करके हम आत्म-सैबोटाज के इस चक्र को तोड़ सकते हैं। अंत में, इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है: हमारी सबसे बड़ी शक्ति आत्मज्ञान में है। जब हम खुद को पूरी ईमानदारी से जानने लगते हैं, अपनी ताकतों को, कमजोरियों को और मानसिक पैटर्न्स को, तभी हम सच में खुद को सुधार सकते हैं और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 9, दमन का कानून, द लॉ ऑफ रिप्रेशन, दबाई गई भावनाएं और उनका छिपा हुआ प्रभाव। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का स्वभाव केवल वही नहीं है जो वह बाहर से दिखाता है, बल्कि वह भी है जो वह भीतर छिपाता है। हम सभी में कुछ भावनाएं, इच्छाएं और प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें हम समाज, परिवार या खुद के डर की वजह से दबा देते हैं। इन्हें ही रिप्रेस्ड इमोशंस कहा जाता है। ये भावनाएं हमारे अंदर गहराई से छिपी होती हैं, और जब हम उन्हें पहचानते या स्वीकार नहीं करते, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करती हैं। ग्रीन के अनुसार रिप्रेशन यानी भावनाओं को दबाना अक्सर हमारे बचपन में शुरू हो जाता है। जब हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना गलत है, ईर्ष्या बुरा भाव है, या अपनी इच्छाओं को छुपाकर रखना ही अच्छा है, तो हम सीख जाते हैं कि इन भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय दबाना चाहिए। धीरे धीरे ये भावनाएं हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, में चली जाती हैं, लेकिन उनका असर खत्म नहीं होता। वे चुपचाप हमारी आदतों, संबंधों और यहां तक कि फैसलों को भी प्रभावित करती रहती हैं। लेखक कहते हैं कि रिप्रेशन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह छलावरण करता है। हम खुद को एक शांत, समझदार और भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमारे भीतर असल में असंतोष, क्रोध, ईर्ष्या या वासना की लहरें चल रही होती हैं। और जब ये दबी हुई भावनाएं अवसर पाती हैं, तो वे अप्रत्याशित और अक्सर खतरनाक तरीकों से फूट पड़ती हैं, जैसे
अचानक गुस्सा आना, दूसरों पर अत्यधिक नियंत्रण रखना या अजीब व्यवहार करना। ग्रीन बताते हैं कि रिप्रेशन का समाधान सिर्फ भावनाओं को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और समझना है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे अंदर कौन सी भावनाएं गहराई में दबी हैं और वे कैसे हमारे विचार और निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को बार बार नीचा दिखाता है, तो संभव है कि उसके अंदर खुद की हीन भावना या अस्वीकार की गई ईर्ष्या छिपी हो। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि एक इंसान के व्यक्तित्व का गहराई से विश्लेषण करने के लिए यह देखना जरूरी है कि वह किन भावनाओं से बचता है। जो लोग अत्यधिक सकारात्मक दिखने की कोशिश करते हैं, वे अंदर से नकारात्मक भावनाओं से भरे हो सकते हैं, और जो लोग अत्यधिक नियंत्रित रहते हैं, वे असल में अपने अस्थिर इमोशंस से डरते हैं। ग्रीन सलाह देते हैं कि हमें अपनी छाया पक्ष, शैडो साइड को समझना चाहिए, यानी हमारे अंदर छिपी वह भावनात्मक दुनिया जिसे हम अक्सर नकारते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। जब हम अपनी इन भावनाओं से ईमानदारी से जुड़ते हैं, उन्हें समझते हैं और धीरे धीरे स्वीकार करते हैं, तब हम अंदर से मुक्त होने लगते हैं। रिप्रेशन को तोड़ना मतलब है अपने असली स्वभाव को पहचानना और उसे परिपक्वता के साथ स्वीकार करना। अंततः लेखक का संदेश स्पष्ट है, दबी हुई भावनाओं को न पहचानना आत्मधोखा है, और आत्मविकास की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं। अगर हम अपने डर, ईर्ष्या, क्रोध और इच्छाओं को समझें, तो हम न केवल बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति भी अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं। चैप्टर 10, ईर्ष्या का नियम, द लॉ ऑफ एनवी। ईर्ष्या की छुपी हुई ताकत को पहचानें और नियंत्रित करें। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात से करते हैं। हम सभी में ईर्ष्या की भावना होती है। यह एक ऐसी भावना है जिसे कोई भी खुले में स्वीकार नहीं करता, लेकिन यह हमारे विचारों, निर्णयों और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम किसी और की सफलता, सुंदरता, प्रतिभा या प्रशंसा को देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं, तब हम ईर्ष्या के शिकार होते हैं, चाहे हम इसे माने या नहीं। ग्रीन बताते हैं कि ईर्ष्या इतनी छलावरण वाली भावना है कि अक्सर हम खुद को भी इसका शिकार मानने से इनकार कर देते हैं। हम इसे नापसंद, क्रिटिक या वैचारिक असहमति जैसे नामों से ढक देते हैं, लेकिन असल में यह वही ईर्ष्या होती है जो हमें अंदर से कचोटती है। यह भावना तब और अधिक खतरनाक बन जाती है जब हम उसे पहचानने के बजाय उसे दूसरे रूपों में व्यक्त करने लगते हैं, जैसे किसी की आलोचना करना, उनकी सफलता को छोटा साबित करना या उनके खिलाफ गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना। लेखक यह भी बताते हैं कि ईर्ष्या अक्सर उन लोगों के प्रति होती है जो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन किसी एक क्षेत्र में हमसे बेहतर हैं। जैसे अगर आप किसी लेखक हैं और कोई दूसरा लेखक आपसे अधिक लोकप्रिय हो गया, तो संभव है कि आपके भीतर छुपी ईर्ष्या जग उठे, और यह ईर्ष्या कभी कभी इतनी गहरी हो सकती है कि वह हमारी प्रेरणा को नष्ट कर देती है और हमें नकारात्मक सोच में डुबो देती है। इस अध्याय में ग्रीन ने कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों से दिखाया है कि कैसे ईर्ष्या ने महान लोगों को पतन की ओर धकेला। उन्होंने बताया कि ईर्ष्या छिपी हुई प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जो रिश्तों में विष घोल देती है और हमें दूसरों से अलग थलग कर देती है। हम यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर से हम लगातार तुलना कर रहे होते हैं। चैप्टर 11, महानता का नियम, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अपने घमंड और अतिमहत्वाकांक्षा को पहचानें और नियंत्रित करें। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि हर इंसान के भीतर विशेष और महान बनने की एक तीव्र इच्छा होती है। हम सब जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन जब यह इच्छा असंतुलित हो जाती है, तब यह ग्रैंडियोसिटी यानी अतिमहत्वाकांक्षा और घमंड में बदल जाती है। यह वही मानसिकता है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है, अपने सीमाओं को नज़रअंदाज करता है और असलियत से कट जाता है। ग्रीन बताते हैं कि ग्रैंडियोसिटी अक्सर छोटे छोटे सफलताओं से जन्म लेती है। जब हमें कुछ उपलब्धियां मिलती हैं, तारीफें मिलती हैं, तब हम यह मानने लगते हैं कि हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं या हम खास हैं। लेकिन जैसे ही हम वास्तविकता से कटकर कल्पनाओं में उड़ने लगते हैं, हम खतरनाक जोन में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में हम अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं, अपनी सीमाओं को नकारते हैं और बिना तैयारी के बड़े निर्णय लेने लगते हैं। इस मानसिक जाल में फंसने वाले लोग अक्सर आत्ममुग्ध, नार्सिसिस्टिक व्यवहार करने लगते हैं। वे आलोचना को नापसंद करते हैं,
केवल हाँ में हाँ मिलाने वालों से घिरे रहना चाहते हैं और खुद को विशेष या अलग मानते हैं। लेकिन जब वे असफल होते हैं, जो कि अक्सर होता है, तब उन्हें यह झटका बहुत गहरा लगता है। उनका आत्मबल टूट जाता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को अस्थिर कल्पनाओं की नींव पर खड़ा किया होता है। ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं, जैसे कि हावर्ड ह्यूग्स, जिनकी आरंभिक सफलताओं ने उन्हें इतना घमंडी बना दिया कि उन्होंने अपना साम्राज्य और मानसिक संतुलन दोनों खो दिया। ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि ग्रैंडियोसिटी हमें न केवल सामाजिक रूप से अलग करता है, बल्कि यह खतरनाक निर्णयों और आत्मविनाश की ओर भी ले जा सकता है। अब सवाल उठता है, इससे बचा कैसे जाए? ग्रीन कहते हैं कि ग्रैंडियोसिटी का इलाज ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस यानी वास्तविकता आधारित आत्मविश्वास है। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, लेकिन उनकी सीमाओं को भी समझें। हर सफलता के बाद खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मैं इसे दोबारा कर सकता हूं, सही प्रक्रिया के साथ? यदि हम अपने कार्यों की ईमानदार समीक्षा करें और सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखें, तो हम स्थिर और संतुलित सफलता पा सकते हैं। लेखक यह भी सलाह देते हैं कि हमें फीडबैक और आलोचना को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। केवल प्रशंसा पर टिके रहने से हम खुद के प्रति अंधे हो जाते हैं। अगर हम सीखने को तैयार रहें और अपने अहंकार को नियंत्रित करें, तो हम ग्रैंडियोसिटी की खतरनाक खाई में गिरने से बच सकते हैं। अंततः इस अध्याय का संदेश है, महानता की सच्ची कुंजी विनम्रता और यथार्थ बोध है। जो इंसान अपनी असलियत को जानता है, सीमाओं को स्वीकार करता है और लगातार सीखता है, वही व्यक्ति सच में महान बनता है, स्थायी रूप से। चैप्टर 12, लिंग कठोरता का कानून, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। लिंग की सीमित सोच से ऊपर उठिए। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ही संवेदनशील और गहराई वाला विषय उठाते हैं, जेंडर रिजिडिटी यानी स्त्री और पुरुष के तय किए गए व्यवहार के कठोर सामाजिक खांचे। उनका कहना है कि हम सभी जन्म से ही समाज द्वारा बनाए गए एक जेंडर बॉक्स में बंद हो जाते हैं। लड़कों को कहा जाता है कि वे मजबूत, कठोर और भावना विहीन बने, जबकि लड़कियों को कोमल, समझदार और भावुक बने रहना सिखाया जाता है। यह सोच हमें एक इंसान के रूप में अपनी पूर्णता को अपनाने से रोकती है। ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के भीतर दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं, मास्कुलिन पुरुषत्व और फेमिनिन नारीत्व। मास्कुलिन ऊर्जा में तर्क, उद्देश्य और कार्रवाई की भावना होती है, वहीं फेमिनिन ऊर्जा में सहानुभूति, समझ और संबंध निर्माण की शक्ति होती है। लेकिन समाज हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ एक ही प्रकार का व्यवहार करना है, और यही कारण है कि लोग अपने असली स्वभाव को दबा देते हैं और एक नकली छवि ओढ़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक पुरुष जो रोना चाहता है या भावनात्मक रूप से खुलना चाहता है, उसे कमजोर कहा जाता है। वहीं एक महिला जो नेतृत्व करना चाहती है या निर्णय लेना चाहती है, उसे अत्यधिक आक्रामक या मर्दाना कहा जाता है। इस तरह की सोच व्यक्तिगत विकास को बाधित करती है और रिश्तों में भी असमानता पैदा करती है। ग्रीन कहते हैं कि जेंडर रिजिडिटी सिर्फ हमारे व्यवहार को नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी जटिल बना देती है। जब हम अपने अंदर की विविधताओं को नकारते हैं, तो हम दूसरों को भी एक ही दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, और यहीं से गलतफहमियां, संघर्ष और असंतोष शुरू होते हैं। लेखक का मानना है कि सफल रिश्तों और जीवन में संतुलन पाने के लिए जरूरी है कि हम लिंग आधारित सीमाओं से ऊपर उठें। इस अध्याय में लेखक ने कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उदाहरणों का प्रयोग करके यह दिखाया है कि कैसे महान लोग, चाहे वे कलाकार हों, नेता हों या वैज्ञानिक, उन्होंने अपने अंदर दोनों तरह की ऊर्जाओं को अपनाया। उदाहरण के लिए, लियोनार्डो दा विंची का व्यक्तित्व बहुत संतुलित था। वे एक तरफ अत्यंत तर्कशील और विश्लेषणात्मक थे, वहीं दूसरी ओर अत्यंत रचनात्मक और भावुक भी थे। ग्रीन सलाह देते हैं कि हमें अपनी अंदर की दबी हुई ऊर्जाओं को पहचानना चाहिए। यदि आप एक पुरुष हैं, तो खुद से यह पूछें, क्या मैं दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने से डरता हूं? क्या मैं कोमलता को कमजोरी मानता हूं? और यदि आप एक महिला हैं, तो खुद से पूछें, क्या मैं नेतृत्व करने से बचती हूं? क्या मैं अपनी शक्ति को दबा रही हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे? लेखक का सुझाव है कि अपने भीतर दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को पहचानें और उन्हें संतुलित करें। दूसरों को लिंग के बजाय इंसान की तरह देखें।
अपने रिश्तों में समानता और समझ की भावना लाएं। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि मानव प्रकृति तब खिलती है जब वह लिंग की सीमाओं से मुक्त होती है। एक सच्चा, परिपक्व इंसान वही है जो अपने भीतर की सभी भावनाओं और गुणों को पहचानकर उन्हें अपनाता है, बिना किसी सामाजिक लेबल या डर के। चैप्टर 13, लक्ष्यहीनता का नियम, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, जीवन में दिशा की शक्ति को पहचानिए। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अधिकांश लोग जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य या मकसद के बिना आगे बढ़ रहे होते हैं। वे काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे यह सब क्यों कर रहे हैं। उनके पास एक स्पष्ट लाइफ डायरेक्शन या पर्पस नहीं होता, और यही उद्देश्यहीनता उन्हें धीरे धीरे असंतोष, निराशा और मानसिक थकावट की ओर ले जाती है। ग्रीन समझाते हैं कि जब कोई इंसान अपने जीवन की दिशा तय नहीं करता, तो वह दूसरों के फैसलों, समाज की अपेक्षाओं और परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। ऐसे लोग अक्सर टाल मटोल करते हैं, बिना सोचे समझे करियर बदलते हैं, रिश्तों में ठहराव महसूस करते हैं और हर नए मोड़ पर खो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं होता। लेखक बताते हैं कि एमलेसनेस यानी उद्देश्यहीनता सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक खतरनाक आदत बन जाती है। ये लोग हर छोटी रुकावट से डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता जो उन्हें संघर्ष में टिकाए रखे। उनके निर्णय सतही होते हैं और वे दूसरों से प्रभावित होकर काम करते हैं, बजाय खुद की आत्मा की आवाज सुनने के। इसके विपरीत, जब किसी इंसान के पास एक स्पष्ट और प्रेरक उद्देश्य होता है, तो वह जीवन की हर परिस्थिति में एक दिशा अनुभव करता है। वह जानता है कि उसे कहाँ जाना है और क्यों जाना है। वह अपने संसाधनों, समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है और बाहरी चीजों के बजाय अपने आंतरिक मिशन से प्रेरित होता है। ग्रीन इस अध्याय में कई उदाहरण देते हैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट, जिन्होंने जीवन के आरंभ में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था। उनके पास एक विजन था और उसी को हासिल करने के लिए उन्होंने पूरे जीवन की रणनीति बनाई। उन्होंने राह में आने वाली असंख्य बाधाओं को पार किया, क्योंकि वे जानते थे कि वे क्यों लड़ रहे हैं। लेखक का मार्गदर्शन। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यदि आप जीवन में खोए हुए महसूस करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बचपन, किशोरावस्था और भीतर की रुचियों की ओर लौटकर देखना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि कौन सी चीजें आपके भीतर सच्चा उत्साह और ऊर्जा पैदा करती हैं। वही आपकी दिशा हो सकती है। यह उद्देश्य कोई बहुत बड़ा या भव्य मिशन नहीं होना चाहिए। यह बस एक ऐसी दिशा होनी चाहिए जिससे आपको गहराई से जुड़ाव महसूस हो। इसके बाद ग्रीन सलाह देते हैं कि आप अपने उद्देश्य को एक दीर्घकालिक विजन में बदलें। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और नियमित रूप से अपने कार्यों को उसके अनुरूप ढालें। यह स्पष्टता आपको निर्णय लेने, समय का सही उपयोग करने और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देगी। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन का कप्तान बन जाता है, वही वास्तव में आजाद होता है, और यह कप्तानी तभी मिलती है जब आप अपने अंदर झांककर एक सच्चे उद्देश्य को खोज लेते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में बिना लक्ष्य के जीना एक बहते जहाज की तरह है जो कभी भी डूब सकता है। यदि आप खुद के लिए एक अर्थ, एक दिशा और एक लक्ष्य तय कर लें, तो आपका जीवन न सिर्फ ज्यादा संगठित होगा, बल्कि ज्यादा सार्थक और प्रेरक भी बनेगा। चैप्टर 14, अनुरूपता का कानून, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। भीड़ की सोच से मुक्त होकर अपनी पहचान बनाइए। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन यह बताते हैं कि हम सभी में एक गहरी सामाजिक जरूरत होती है, स्वीकृति पाने की। हम बचपन से ही इस बात की ट्रेनिंग पाते हैं कि हमें भीड़ में कैसे फिट होना है, दूसरों से कैसे तालमेल बिठाना है, और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की नज़रों में सही कैसे दिखना है। लेकिन यही स्वाभाविक झुकाव जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हम भीड़ की मानसिकता, ग्रुप थिंक का शिकार हो जाते हैं और अपनी वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी खो बैठते हैं। ग्रीन कहते हैं कि समाज का दबाव इतना गहरा होता है कि हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी अपनी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिभाएं क्या हैं। हम वह बोलते हैं जो सब बोल रहे होते हैं, वह करते हैं जो ट्रेंड में होता है, और उन रास्तों पर चलते हैं जो हमें स्वीकार्य बनाते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा आंतरिक सत्य दब जाता है और हम एक नकली जीवन जीने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों को अच्छा लगे। लेखक
इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि भीड़ की सोच इंसान को आलोचनात्मक विचारधारा से दूर कर देती है। जब हम लगातार अपने समूह, संस्कृति या समुदाय के अनुरूप खुद को ढालते रहते हैं, तो हम उन बातों पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं जो शायद असली नहीं हैं या जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। हम कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाते हैं, यानी हम वही बातें सुनना और मानना पसंद करते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों से मेल खाती हैं। ग्रीन इस प्रवृत्ति को सोशल कंटेजियन कहते हैं, एक सामाजिक वायरस जिसमें भावनाएं, मान्यताएं और व्यवहार बिना सोच विचार के एक इंसान से दूसरे में फैल जाते हैं। लोग गुस्से, डर, ट्रेंड्स, फैशन या यहां तक कि राजनीतिक विचारों को भी बस दूसरों को देखकर अपना लेते हैं, बिना यह सोचे कि वे खुद क्या मानते हैं। लेखक का समाधान क्या है? रॉबर्ट ग्रीन हमें सावधान करते हैं कि अगर हम खुद की पहचान को बचाकर नहीं रखेंगे तो हम कभी भी अपने असली सामर्थ्य तक नहीं पहुंच सकते। उनका मानना है कि एक परिपक्व और जागरूक इंसान वही है जो भीड़ में रहते हुए भी अपने विचारों, मूल्यों और दिशा को बचाकर रखता है। वे कुछ प्रमुख कदम सुझाते हैं। 1. आत्मनिरीक्षण करें। रोज खुद से पूछें कि जो आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं, क्या वो सच में आपका है या बस दूसरों से प्रभावित होकर है। 2. सोशल प्रेशर को पहचानें। उन जगहों को नोट करें जहां आप सिर्फ लोग क्या सोचेंगे कि डर से निर्णय ले रहे हैं। 3. डिसेंट, मतभेद को अपनाएं। कभी कभी दूसरों से अलग राय रखना ही आपकी ताकत होती है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन यहीं से आपकी पहचान बनती है। 4. नकल से हटकर मौलिक बने। जब भी किसी ट्रेंड, ग्रुप आइडिया या विचार को अपनाएं तो पहले सोचें, क्या यह मेरी सोच से मेल खाता है। ग्रीन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इतिहास में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे गैलीलियो, सोक्रेटिस या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने समाज की आम सोच को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने विचारों के लिए अकेले खड़े होने का साहस किया और इसीलिए वे इतिहास में अमर हो गए। इस अध्याय का मूल संदेश है, अगर आप हमेशा भीड़ के साथ चलेंगे तो कभी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सच्ची आज़ादी तभी मिलती है जब हम दूसरों की स्वीकृति के बजाय अपने आत्मा की स्वीकृति को महत्व देते हैं। चैप्टर 15, चंचलता का नियम, द लॉ ऑफ फिकलनेस, इंसानी वफादारी की अस्थिरता को समझिए। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसानों की वफादारी, लॉयल्टी, एक बहुत ही अस्थिर और परिवर्तनशील चीज होती है। ज्यादातर लोग परिस्थितियों, लाभ, भावनाओं और आकर्षणों के आधार पर अपने विचार और निष्ठा बदलते रहते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, टीम हो, नेतृत्व हो या प्रेम संबंध। इंसान अक्सर स्थायी वफादारी नहीं निभाता, बल्कि वह किस में मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, इस सोच से काम करता है। ग्रीन बताते हैं कि हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो लोग हमारे करीब हैं वे हमेशा हमारे वफादार रहेंगे, लेकिन यह एक भ्रम है। इंसानों का व्यवहार अक्सर उनके तत्कालिक भावनात्मक अनुभवों, असुरक्षाओं और स्वार्थ पर आधारित होता है। इतिहास में भी कई महान नेताओं, राजाओं और बिजनेस लीडर्स को उनके ही सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे भावनात्मक रूप से अलग हो गए या उन्हें किसी और से ज्यादा लाभ मिलने लगा। लेखक कहते हैं कि यदि आप एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इस अस्थिरता को नजरअंदाज करने के बजाय समझना और नियंत्रित करना सीखना होगा। यह जरूरी है कि आप लोगों के व्यवहार की गहरी परतों को पढ़ना सीखें, सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके इशारों, चुप्पियों और बदलते रवैये पर ध्यान दें। लोग क्यों बदलते हैं? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान की लॉयल्टी अक्सर इन कारणों से बदलती है। 1. भावनात्मक बदलाव, जब कोई व्यक्ति आपके साथ भावनात्मक जुड़ाव खो देता है या उसे अपमान महसूस होता है। 2. अधूरी सराहना, जब किसी को लगता है कि उसकी प्रतिभा या प्रयासों की कद्र नहीं हो रही है। 3. लालच और अवसर, जब सामने एक और ज्यादा फायदेमंद मौका दिखता है। 4. ईर्ष्या और असुरक्षा, जब कोई व्यक्ति आपकी सफलता से खुद को छोटा महसूस करता है और अंदर ही अंदर आपके खिलाफ हो जाता है। लेखक के व्यावहारिक सुझाव। ग्रीन ये नहीं कहते कि किसी पर कभी विश्वास न करें, बल्कि वे कहते हैं कि आपको लोगों को स्थायी रूप से अपने साथ जोड़े रखने की कला सीखनी चाहिए। इसके लिए लोगों को सराहें, उन्हें महसूस कराएं कि वे खास हैं और उनके प्रयास की कद्र की जाती है। भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें, संबंधों को सिर्फ लेन देन की तरह न देखें, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत करें।
लोगों को उद्देश्य दें। जब कोई व्यक्ति आपके मिशन से जुड़ा महसूस करता है तो उसकी वफादारी बढ़ती है। चेतावनी संकेतों को पहचानें। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगे, आपकी बातों में रुचि खोने लगे या आलोचना करने लगे, तो समझिए कुछ बदल रहा है। ऐतिहासिक उदाहरण। ग्रीन इस अध्याय में कई ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं, जैसे जूलियस सीजर को उनके ही प्रिय मित्र ब्रूटस ने धोखा दिया, या नेपोलियन के कई जनरलों ने आखिरी समय में उसका साथ छोड़ दिया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता जब तक कि आप उसमें निरंतर प्रयास न करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि वफादारी स्वाभाविक नहीं होती, बल्कि निर्मित की जाती है। अगर आप यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि लोग आपके अपने हैं, तो आप खतरे में हैं। इंसानी व्यवहार को समझकर, उन्हें सम्मान, उद्देश्य और जुड़ाव देकर ही आप वफादारी को मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 16। आक्रामकता का नियम, द लॉ ऑफ एग्रेशन। आक्रामक ऊर्जा को समझिए और नियंत्रित कीजिए। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि आक्रामकता, एग्रेशन, मानव स्वभाव का एक गहरा हिस्सा है, जिसे हम अक्सर नकारते हैं या दबा देते हैं। लेकिन यह ऊर्जा अंदर ही अंदर इकट्ठी होती रहती है और एक दिन किसी अप्रत्याशित रूप में बाहर निकलती है, जैसे गुस्सा, हिंसा, जलन, बदला या आत्मविनाश। लेखक का मानना है कि आक्रामकता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसे समझकर सही दिशा में प्रयोग करना सीख सकते हैं। ग्रीन कहते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, नरम बनो, कड़वाहट मत रखो, और इस तरह हम अपनी आक्रामक प्रवृत्तियों को दबाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है, नीचा दिखाता है या हमारा हक छीनता है, तब यही दबा हुआ गुस्सा एक दिन किसी उग्र रूप में फूट पड़ता है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि आक्रामकता कोई बुराई नहीं, बल्कि ऊर्जा है। जिसे नियंत्रित किया जाए तो यह बहुत उपयोगी बन सकती है। लेखक रॉबर्ट ग्रीन आक्रामकता के 2 प्रकारों की बात करते हैं। 1. पैसिव एग्रेशन, छिपी हुई आक्रामकता। जब लोग सामने से गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और दूसरों को चुपचाप चोट पहुंचाते हैं, जैसे कि बात न करना, ताने देना या पीछे से नुकसान पहुंचाना। 2. डायरेक्ट एग्रेशन, सीधी आक्रामकता। यह तब होती है जब कोई व्यक्ति खुलकर क्रोधित होता है, चिल्लाता है या हिंसक व्यवहार करता है। दोनों ही प्रकार की आक्रामकता तब खतरनाक बनती है जब उन्हें बिना समझे या अनियंत्रित रूप से व्यक्त किया जाता है। लेखक की सलाह, आक्रामक ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग। रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कहते कि आक्रामकता को खत्म करो, बल्कि वे सलाह देते हैं कि इसे रचनात्मक दिशा दो। यदि आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, जैसे संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व, आत्मसुधार या किसी मिशन में, तो यह आपको न केवल आगे बढ़ाती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। वे कहते हैं, आक्रामकता को पहचानिए। जब आप गुस्सा महसूस करें, जलन हो या अपमानित महसूस करें, तो तुरंत प्रतिक्रिया न करें, बल्कि उस भावना को समझें। यह संकेत है कि आप भीतर से मजबूत होना चाहते हैं। आक्रामकता को दबाइए नहीं, ढालिए। अगर आप सिर्फ उसे दबाते हैं तो वह किसी दिन फूटेगा, लेकिन अगर आप उसे मेहनत, एक्शन और उद्देश्य में बदल दें तो वह आपको विजेता बना सकता है। रचनात्मक प्रतिरोध पैदा कीजिए। जब आपको कोई नीचा दिखाए तो जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि सफलता से दीजिए। दूसरों की आक्रामकता को पढ़िए। जो लोग हमेशा शांत दिखते हैं, उनके अंदर भी आक्रामकता हो सकती है। सतह के नीचे छिपे भावों को समझिए, ताकि आप समय रहते संभल सकें। उदाहरण, ग्रीन इस अध्याय में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे ऐतिहासिक किरदारों का उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने गुस्से, असंतोष और विरोध की भावना को सीधी लड़ाई की जगह संगठित आंदोलन, भाषण और कार्यों के माध्यम से व्यक्त किया। यही कारण है कि वे सिर्फ क्रोधी नहीं, बल्कि प्रभावशाली और यादगार नेता बन पाए। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि आक्रामकता से डरिए मत, उसे जानिए, अपनाइए और दिशा दीजिए। यह शक्ति आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि अगर आपने इसे नियंत्रित कर लिया तो यही आपकी नेतृत्व क्षमता, आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 17। पीढ़ीगत दृष्टिदोष का नियम, द लॉ ऑफ जेनरेशनल मायोपिया। हर इंसान अपने समय और पीढ़ी की उपज होता है, लेकिन समझदार वही होता है जो उससे ऊपर उठकर सोच सके।
इस अध्याय में लेखक रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि अधिकतर लोग अपनी वर्तमान पीढ़ी, समाज के ट्रेंड्स और मौजूदा सोच तक ही सीमित रह जाते हैं। वे अपने विचारों, आदतों और व्यवहार को कुछ इस तरह अपनाते हैं जैसे यही सच्चाई हो और आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन यह जेनरेशनल मायोपिया यानी पीढ़ीगत दृष्टि दोष है, जब हम केवल अपने समय की सोच से दुनिया को देखते हैं और इतिहास या भविष्य की गहराई को नज़रअंदाज कर देते हैं। ग्रीन बताते हैं कि हमारी सोच, फैसले और आदर्श अक्सर हमें बिना सोचे समझे विरासत में मिले होते हैं, परिवार, मीडिया, समाज और हमारी पीढ़ी से। हम सोचते हैं कि जो आज सामान्य है वही सदा से था और सदा रहेगा। लेकिन अगर हम इतिहास में झांकें तो पाते हैं कि हर पीढ़ी की अपनी अंधी विश्वास प्रणाली होती है और हर बार अगली पीढ़ी पुराने भ्रमों को तोड़ती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति असली समझ और गहराई पाना चाहता है तो उसे इस दृष्टिदोष से बाहर निकलना होगा। इसका तरीका है इतिहास का अध्ययन करना, वर्तमान की गहराई से जांच करना और भविष्य की जिम्मेदारी लेना। उदाहरण के तौर पर ग्रीक लीडर पेरिक्लीज और अमेरिका के अब्राहम लिंकन जैसे नेताओं ने केवल अपने समय की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए सोचकर फैसले लिए। वे फैशन, सत्ता या तात्कालिक फायदे से नहीं बल्कि दूरदर्शी समझ से प्रेरित थे। लेखक हमें सुझाव देते हैं कि हम अपने विचारों पर सवाल उठाना शुरू करें। क्या मेरी सोच सच में मेरी है या ये किसी ट्रेंड या समाज से प्रभावित है? जब हम इस आत्मविश्लेषण की आदत डालते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अक्सर बिना जाने ही पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इतिहास से सीखें और भविष्य की दिशा में सोचें तो हम अपने समय के सीमित घेरे से बाहर निकल सकते हैं। अंततः ग्रीन कहते हैं कि सच्चा दूरदर्शी वही है जो अपने समय की सीमाओं को समझता है और उन्हें पार करने की कोशिश करता है। वह खुद को इतिहास की सतह पर नहीं, गहराई में देखता है। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचता है और यही उसे भीड़ से अलग और प्रेरक बनाता है। चैप्टर 18, मृत्यु के इनकार का नियम, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। मृत्यु को नकारना हमें अधूरी जिंदगी जीने पर मजबूर करता है। उसे स्वीकार करना जिंदगी को पूरी गहराई से जीने की शुरुआत है। रॉबर्ट ग्रीन इस अंतिम अध्याय में एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं लेकिन उससे बचना चाहते हैं, मृत्यु। यह अध्याय बताता है कि कैसे हम इंसान मृत्यु के विचार से डरते हैं और अनजाने में इसे अपनी चेतना से बाहर निकाल देते हैं। हम मान लेते हैं कि हम अमर हैं या अभी बहुत समय बाकी है और इसी भ्रम में हम जिंदगी की असली गहराई को महसूस नहीं कर पाते। ग्रीन कहते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय अगर हम उसे स्वीकार करें तो यह डर हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी सीमित है, तभी हम अपने समय, अपने रिश्तों और अपने लक्ष्यों को पूरी ईमानदारी से जीते हैं। मौत का विचार हमें दिखाता है कि किस चीज की असली अहमियत है और क्या केवल भ्रम है। किताब में लेखक स्टोइक विचारधारा और बौद्ध ध्यान जैसे उदाहरणों से समझाते हैं कि महान दार्शनिकों और नेताओं ने हमेशा मृत्यु को एक शिक्षक की तरह देखा है। उदाहरण के तौर पर रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस हर दिन खुद को याद दिलाते थे कि वे नश्वर हैं ताकि वे घमंड, लालच और मोह से मुक्त रह सकें। ग्रीन यह भी बताते हैं कि जो लोग मृत्यु से भागते हैं वे अक्सर दिखावे, भौतिक चीजों और तात्कालिक सुखों में खो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करता है वह हर पल को अर्थपूर्ण बनाता है। वह अधूरी महत्वाकांक्षाओं में नहीं बल्कि हर दिन के छोटे निर्णयों में जीवन को खोजता है। अंत में लेखक कहते हैं, मृत्यु को नकारना अधूरी और नकली जिंदगी जीने जैसा है, लेकिन मृत्यु को समझकर स्वीकार कर लेना यह जीवन को पूरी तरह अपनाने की कुंजी है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम हमेशा नहीं रहेंगे, तभी हम सच्ची करुणा, उद्देश्य और गहराई से जीना सीखते हैं। मृत्यु का भय हमें जीवन से दूर करता है। मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करके हम गहराई से जी सकते हैं। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वह अंतिम हो, तभी आप सच्चे अर्थ में जीवित हैं। तो दोस्तों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ एक किताब नहीं, एक दर्पण है। यह हमें इंसानी व्यवहार की उन परतों को दिखाती है जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। किताब ने सिखाया कि हम कैसे अपने भावनाओं, दूसरों के इरादों और रिश्तों को गहराई से समझ सकते हैं। हर इंसान अपने अनुभव, दर्द और लालच से बना होता है। जो हमें धोखा देता है
वो खुद भ्रम में हो सकता है। जो हमें डराता है वो भीतर से टूटा हो सकता है। जब हम इन पहलुओं को देख पाते हैं तो हम प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी से काम लेने लगते हैं। अब आप सिर्फ भावनाओं से बहने वाले इंसान नहीं हैं। अब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को और दूसरों को जानने के रास्ते पर हैं। यही असली ताकत है। तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, अपने रिश्तों में, सोच में और हर रोज के निर्णय में इस समझ का उपयोग कीजिए। यही बदलाव की शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सोच के साथ। और याद रखिए, खुद को जानना ही सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद।